हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीएन क्लासेस इन हिंदी। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस चैनल पे आपको मिलेंगे सारे नोट्स हिंदी में। अगर आपको ये नोट्स इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल सीएन क्लासेस पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसको पढ़ने के पहले हम देखेंगे कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, चेंजेस दो तरह के होते हैं, परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये हम 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन, ठीक है, आकार में परिवर्तन, ये सब जो है भौतिक परिवर्तन में आएंगे। जैसे कि बर्फ का जल में बदलना, तो बर्फ जब जल में बदल जाता है तो उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उसकी अवस्था बदल जाती है, वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है, ठीक है। आकार बदल जाता है, बर्फ का आकार कुछ और होता है और जल जो होता है वो उसका तो कोई निश्चित आकार ही नहीं होता। किसी पदार्थ का टुकड़ों में टूटना, तो जब कोई पदार्थ टुकड़ों में टूट जाता है तो क्या होता है कि पहले तो वो पदार्थ किसी खास शेप में होगा, जब वो टूट जाता है तो उसका शेप, आकार उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। चीनी या नमक का जल में घुलना, जब जल में घुल जाता है चीनी या नमक तो उसमें वो बहुत छोटे पार्टिकल्स, मतलब ऐसे हो जाता है कि वो दिखाई ही नहीं देता, ठीक है। तो ये हो गए भौतिक परिवर्तन के गुण। अब हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। जैसे कि जंग लगना, किसी पदार्थ का जलना, ये सब क्या हो गए, रासायनिक परिवर्तन। मान लीजिए हमने कोई पेपर लिया और उसको जला दिया, ठीक है, तो क्या हुआ कि वो पहले तो पेपर था, अब वो राख बन गया, तो इसमें नया पदार्थ बन गया, इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जान लें कि भौतिक परिवर्तन जो होता है वो प्रतिवर्ती होता है। प्रतिवर्ती मतलब रिवर्सिबल। अगर उसमें कोई पदार्थ बना तो फिर से उसको रिवर्स करके पहले वाला ही बना सकते हैं। जैसे अगर बर्फ पानी में बदल गया तो फिर से पानी को बर्फ में बदला जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो अपरिवर्तनीय मतलब इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, मतलब रिवर्सिबल होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वही होगी जहां रासायनिक परिवर्तन होगा, और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण क्रिया करने वाले पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं तथा जिन्हें किसी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः पूर्व अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जाता। तो अभी हमने पढ़ा क्या कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो इरिवर्सिबल होता है, उसको फिर से पिछले अवस्था में चेंज किया नहीं जा सकता। तो रासायनिक अभिक्रिया में भी वही होता है, ठीक है। एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन ही है, तो उसको फिर से पूर्व अवस्था में परिवर्तित तो नहीं किया जा सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन प्लस
ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, H2O। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2H2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2H2O। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं हाइड्रोजन जो होता है वो अपने आप जलता है, मतलब बहुत जल्दी जलता है, अपने आप जलता है। ऑक्सीजन जो होता है वो क्या करता है, दूसरे को जलाता है। जहां पे भी बर्निंग होगी, जहां पे दहन होगा, जलना होगा, तो वो सारी चीजें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, जलाता है, लेकिन दोनों मिलकर के क्या बन गया, वाटर, पानी बन गया, जो कि बुझाता है, लगे आग को भी बुझा देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन का गुण तो अलग था, ऑक्सीजन का गुण अलग था, और दोनों मिल गए तो एक नया पदार्थ बन गया जो कि इन दोनों से बिल्कुल हटके है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो जहां भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वहां या तो अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, या फिर गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जहां पे ये इनमें से कोई हो रहा है तो वहां रासायनिक अभिक्रिया हो ही रही है। ठीक है, जैसे हम देखें तो बर्फ का पानी में बदलना अवस्था में परिवर्तन है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में ये स्टेप्स होते हैं, पूरी तरह से जरूरी नहीं है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है भोजन का पाचन, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर डाइजेस्ट हुआ खाना फिर से खाने में बदल सकता है, नहीं बदल सकता। सांस लेते हैं हम सांस हम लेते हैं ऑक्सीजन, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी चेंज हो जाता है, नया पदार्थ बन जाता है। फिर उसके बाद से लोहे पे जंग लगना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना, जलना तो किसी भी चीज का, कोई भी चीज का अगर आ जाए कि इसका जलना रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, तो आप उसमें रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया ही चूज करोगे। ठीक है, दही का जमना, दही जब जम जाता है तो फिर से उसको दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। ठीक है, तो हम उसके पहले हम एक यहाँ पे रिएक्शन लिख देते हैं, वही वाटर वाला ही, कि H2 जो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना दिए वाटर। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों तो मिलके बना रहे हैं और ये बन गया है अभिक्रिया के बाद। ठीक है, तो अभिकारक क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग किसने किसने लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने। ठीक है, तो ये क्या हो गए, अभिकारक हो गए। और उत्पाद क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। जब ये रासायनिक अभिक्रिया हुई तो निर्माण किसका हुआ भाई, बन करके क्या तैयार हुआ, H2O, तो ये क्या हो गया, उत्पाद। ठीक है, एक तरह से जहां भी अगर ऐसे दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक समीकरण जहां भी दिया हुआ है, तो हम देखेंगे इस एरो के, इस तीर के तरफ जो है वो उत्पाद है, इसकी पूंछ के तरफ जो है वो अभिकारक है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें भाग किसने किसने लिया, सोडियम और क्लोरीन ने, तो ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक हो गए, और सोडियम क्लोराइड बन के तैयार हुआ, तो ये क्या हो गया, उत्पाद। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हो गया अभिकारक और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया उत्पाद।
इस तरह से आप जितने भी केमिकल रिएक्शन मिले, समीकरण मिले, उनमें आप अभिकारक और उत्पाद समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो भाई जहां पे भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको लिखते कैसे हैं? रासायनिक समीकरण के द्वारा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण में क्या क्या होता है बताओ? अभी रासायनिक समीकरण जहां भी हम देखते हैं उसमें क्या क्या होता है? जो तत्व उसमें शामिल होते हैं उनके प्रतीक होते हैं। जैसे अगर ऑक्सीजन है तो उसके जगह पे O लिखा होगा, हाइड्रोजन है तो उसके जगह पे H लिखा होगा। ये सब क्या है? HO, ये सब उसके प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं। ठीक है, तत्वों के प्रतीक होते हैं। अब उसमें तत्वों में क्या क्या होते हैं? अभिकारक होता है और क्या होता है? उत्पाद होता है। लेफ्ट साइड वाला अभिकारक होता है, राइट साइड वाला उत्पाद होता है। ठीक है, उनके रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं और साथ में उनकी भौतिक अवस्था मतलब कि वो ठोस रूप में है, जल द्रव में है, गैस में है, या फिर जलीय विलयन है उसका, ये सब हो जाता है। भौतिक अवस्था उनके साथ भी लिखा जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां। अब किस किस परिस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, वो परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? ताप, दाब या उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को कम या ज्यादा करता है। ठीक है, ये सब को क्या किया जाता है? जो तीर का निशान रहता है उसके या तो ऊपर लिखा जाता है या नीचे लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करना चाहिए, बैलेंस क्यों करना चाहिए? तो क्यों करना चाहिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। लेफ्ट साइड में जैसे हमने अभी लिखा था, इसीलिए तो बैलेंस किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। जब वाटर मॉलिक्यूल बन रहा था, तो जल का अणु जब बन रहा था, तब हमने इसीलिए बैलेंस किया ताकि लेफ्ट साइड में जितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, राइट साइड में भी उतने ही हो। ठीक है, तो इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, न तो नया कुछ वजन वाला बन जाता है, और न ही विनाश होता है। जितना रासायनिक अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान होगा, रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी वही द्रव्यमान होगा। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद, लेफ्ट साइड में होता है ना अभिकारक और राइट साइड में उत्पाद, इनमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए। इसीलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जहां भी भौतिक अवस्था लिखनी होती है, ठोस के लिए, ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड, तो सॉलिड का S लिख देते हैं। द्रव को क्या कहते हैं? लिक्विड, लिक्विड का L लिख देते हैं। गैसीय अवस्था को क्या कहते हैं? गैस, ठीक है, गैस का G लिख देते हैं। जलीय विलयन को इंग्लिश में कहते हैं एक्वस, तो एक्वस का AQ लिख देते हैं। अगर कोई गैस उत्सर्जित हो रही है, बाहर निकल रही है, तो उसको एरो के साथ ऊपर की तरफ दिखाते हैं कि गैस कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, तो एरो के साथ ऐसे दिखाते हैं। और अगर कोई अवक्षेप बन रहा है, नीचे कुछ बच जा रहा है, तो उसको एरो ये नीचे की तरफ दिखाते हैं कि नीचे बचा हुआ है। ठीक है, अब कुछ समीकरण देख लेते हैं कि कैसे लिखते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि सोडियम और क्लोरीन मिल करके क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सोडियम है, ठीक है, सोडियम का हमने फॉर्मूला लिख लिया। सोडियम किस अवस्था में है? सॉलिड अवस्था में, ठीक है, तो S लिख दिए। क्लोरीन किस अवस्था में है? गैस अवस्था में, तो उसका G लिख दिए। सोडियम क्लोराइड जो नमक बन गया वो कौन सी अवस्था में होता है? सॉलिड अवस्था में, तो इसका S लिख दिए। यहाँ पे इसको बैलेंस भी कर लिया गया है। देखो यहाँ पे कितने सोडियम है? 2। इधर भी कितने सोडियम है? 2। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 2 है, और यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है। ठीक है, नेक्स्ट हम समीकरण देख लेते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होता है, इसलिए G लिखा हुआ है। देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है। कार्बन इधर 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, तो समझ गए कि इसमें क्या क्या होता है?
ये हो गया रासायनिक समीकरण। ठीक है, वही अभी हमने बताया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर वही होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले पहले क्या होता है, अभिकारक होता है, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या होता है, उत्पाद। इसमें प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसलिए क्या होता है, परमाणु संख्या या फिर द्रव्यमान, अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान को बराबर करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, अब चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, योग, कॉम्बिनेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि कंबाइन हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक जो होते हैं वो मिलकर के एक उत्पाद बनाता है। उत्पाद इधर की तरफ एक ही होगा और इधर की तरफ अगर दो या दो से ज्यादा भी हो गए, ठीक है, तो उस किसमें आएगा, संयोजन अभिक्रिया में। जैसे कि कोयले का दहन, मैंने कहा था ना अभी कि जहां पे भी बर्निंग होगी, जहां पे भी जलना होगा, दहन, जलना, बर्निंग सब एक ही होता है। ठीक है, तो जहां पे भी होगा वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो कोयले का जलना, तो कोयला का किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ, बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दो थे और मिल करके क्या बना दिए, सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। उसी तरह से अगर जल बन रहा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके एक साथ मिल गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, जो कि संयोजन का बिल्कुल अपोजिट होगा, उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, पहले वाले में क्या हो रहा था कि दो मिलकर के, दो या दो से ज्यादा मिलकर एक बना रहा था। यहाँ पे क्या होगा, एक जो है टूट करके दो या दो से ज्यादा में बदल जाएगा। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। जैसे अगर यहाँ पे एक कोई अभिकारक है तो ये टूट करके उत्पाद इसके कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी, सी, ई जो भी है, दो या तीन में चेंज हो सकता है। अब वियोजन अभिक्रिया कितने तरह के होते हैं, ठीक है, तो ऊर्जा के आधार पर वियोजन अभिक्रिया को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीन भागों में। ठीक है, तो सबसे पहला है उष्मीय वियोजन। उष्मीय नाम ही है उष्मा। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन इसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जितने भी तरह के वियोजन होंगे उसमें तो एक अभिकारक टूट करके ज्यादा उत्पाद में बदलेगा। ठीक है, लेकिन बस किसकी वजह से बदलेगा, किसके द्वारा बदलेगा, उस पर डिपेंड करता है उसका नाम। ठीक है, कि तो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जो उष्मीय वियोजन है, तो इसमें क्या होगा, अभिकारक का उष्मा मतलब गर्मी, हीट के द्वारा वियोजन होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने का मतलब क्या हुआ कि उष्मा दी जा रही है, गर्मी दी जा रही है, तापमान बढ़ाया जा रहा है, जो भी है। ठीक है, तो ये किसमें टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे उष्मा की वजह से वियोजन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन। दूसरा है, वहां पे उष्मा की वजह से वियोजन हो रहा था, यहाँ क्या है, वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन मतलब, वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होगा। तो इसमें क्या होता है, अभिकारक तो इसमें भी टूटेगा। इसमें अभिकारक का वियोजन, टूटना जो होता है वो किसके द्वारा होता है, विद्युत धारा के कारण होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं वैद्युत वियोजन। तो इसमें किसका हो जाएगा, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फिर से बदल जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे वैद्युत वियोजन। क्यों, क्योंकि इसका वियोजन विद्युत धारा के द्वारा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, प्रकाशीय वियोजन, है ना। तो प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है,
प्रकाश के द्वारा होता है। अब नाम से ही समझ सकते हो, प्रकाश के द्वारा होने वाला वियोजन, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फोटोलिटिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट करके सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सूर्य के प्रकाश मतलब सनलाइट की उपस्थिति में क्या होता है, टूट करके सिल्वर और ब्रोमीन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे वियोजन किसकी वजह से हो रहा है, सनलाइट की वजह से, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, अब एक बात आपको याद रखने की जरूरत है कि यहाँ पे ऊपर वाले जो भी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड वाले वियोजन था, जो अभिक्रियाएं थी, ये दोनों अभिक्रियाएं श्याम श्वेत फोटोग्राफी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें किया जाता है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ये बात आप याद रखना, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, उसके लिए तो हमें जानना पड़ेगा कि अधिक क्रियाशील कौन सा होता है, कम क्रियाशील कौन सा होता है, तो उसको मैं अभी नेक्स्ट पेज में बताऊंगी। यहाँ पे क्या है, आयरन है और ये क्या है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो है ये यौगिक हो गया। कॉपर सल्फेट क्या है, ये यौगिक हो गया और ये तत्व है। ये तत्व जो है कॉपर के यौगिक से क्या करेगा, कॉपर को अलग कर देगा। यहाँ पे कॉपर सल्फेट था तो ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब कॉपर को आयरन कब अलग करेगा, जब आयरन जो है वो कॉपर से मजबूत हो। मजबूत मतलब ये नहीं कि उसको तोड़ के देखना है, ठीक है, रिएक्टिव हो, क्रियाशील हो। ठीक है, तो आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए उसको क्या किया, कॉपर को उसके विलयन से ही अलग कर दिया, खुद चला गया, उसको अलग हटा दिया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, क्या है कि यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है, जिसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ जब होता है तो आयोडीन से क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। वो क्या किया, क्लोरीन जो है आयोडीन को हटा दिया, खुद पोटेशियम के साथ आ गया, आयोडीन को बाहर कर दिया। तो ये हो गया विस्थापन, डिस्प्लेस कर दिया वहां से, उसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, हाँ जी, तो अब कौन किसको जो है विस्थापित करेगा, ये हम कैसे समझेंगे, तो इसके लिए एक एक्टिविटी सीरीज है
जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मैंने ये सीरीज इंग्लिश में ही बना दिया है क्योंकि मैं दूसरे चैनल के लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, द एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज। मतलब कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, जिसमें मेटल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में उनके रिएक्टिविटी के डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि घटते क्रम में रखा जाता है। ठीक है, जैसे जो सबसे ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा क्रियाशील होगा, उसके नीचे वाला उससे कम क्रियाशील होगा, उससे नीचे वाला उससे कम, उसके नीचे वाला उससे कम, जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे कम क्रियाशील होगा, जिसमें जो कि प्लेटिनम है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पोटेशियम जो है इसका सिंबल भी सामने लिखा हुआ है, ये मैंने एरो बनाया है कि ऊपर की तरफ मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो पोटेशियम होता है सबसे ज्यादा क्रियाशील, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। यहाँ पे गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर सबसे नीचे हैं। तो अगर कोई कहे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम का ही उसके ही गहने क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये सबसे कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील होने की वजह से इनमें जंग वगैरह नहीं लगता जल्दी, ये किसी से जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो भी इसमें ज्यादा क्रियाशील रहेगा, मतलब जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को आराम से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट का भी हमने देखा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयरन जो है ऊपर है इसमें सीरीज में, आप खुद देख लो, आयरन ये रहा और कॉपर इसके नीचे है, यहाँ है। तो आयरन ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से, तो क्या करेगा, वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर देगा और खुद आयरन सल्फेट बना लेगा, कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ये एरो नीचे की तरफ लगा हुआ है, मतलब कॉपर का प्रेसिपिटेट, कॉपर जो है नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, फिर है मैग्नीशियम H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन से मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इसके बाद से पोटेशियम आयोडाइड है, यह रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ और क्या बना लेता है, पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन को अलग कर देता है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें दो डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इसमें क्या होगा, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इसमें आयन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, उसके पहले आप नीचे वाला देख लो। कोई भी अगर ऐसे लिखा रहता है, कंपाउंड यौगिक लिखा रहता है, तो उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो मान लो कि ये A+B- एक यौगिक हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसका वाला प्लस इसके वाले माइनस के साथ चला जाएगा और इसका वाला माइनस इसके वाले प्लस के साथ चला जाएगा। आयन का आदान प्रदान हो गया। देखो यहाँ पे क्या हो गया, A+D- और C+B-। ठीक है, समझ गए। अब वही जो ऊपर रिएक्शन दिया हुआ है उसी को हमने यहाँ आयन फॉर्म में जब लिखा, तो ये सोडियम पे प्लस चार्ज हो गया, सल्फेट पे -2 चार्ज हो गया, बेरियम पे 2 प्लस चार्ज हो गया और क्लोरीन पे माइनस चार्ज हो गया। इसमें क्या होगा, ये वाला प्लस और किसके साथ जाएगा, इस वाले माइनस के साथ, और ये वाला माइनस इस वाले प्लस के साथ चला गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया। बेरियम किसके साथ गया, सल्फेट के साथ, तो बेरियम सल्फेट हो गया। और सोडियम किसके साथ गया, क्लोरीन के साथ, सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, उपचयन और अपचयन, जिसको हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपचयन के बारे में। ठीक है, तो क्या है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, ऑक्सीजन बढ़ेगा हाइड्रोजन कम होगा, उसे उपचयन कहते हैं। मैंने दूसरा भी इसमें डिफिनेशन लिख रखा है कि उससे भी आपको समझ में आ जाए। विद्युत ऋणात्मक तत्व का जोड़ना, विद्युत ऋणात्मक जो भी है, जरूरी नहीं है कि हर जगह ऑक्सीजन ही जुड़ेगा। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जोड़ना और विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना जो होगा वो क्या हो गया, उपचयन हो गया। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व मतलब जिसपे माइनस चार्ज होता है, विद्युत धनात्मक तत्व क्या होता है, जिसपे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, या फिर
दूसरा और एक और डिफिनीशन है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें तत्वों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती हो। ये सबसे आसान है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगी, कमी होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, उपचयन, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम देखते हैं मैग्नीशियम पे, मैग्नीशियम पे में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है, ये यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है मैग्नीशियम में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि प्लस चार्ज कब लगता है मैग्नीशियम पे, प्लस चार्ज कब लगेगा, चाहे किसी भी एलिमेंट पे, जैसे सोडियम है, उस पे प्लस चार्ज कब लगता है, जब वो अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम पे कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, और यहाँ जाके मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो इस पे क्या चार्ज हो गया, +2 चार्ज हो गया, तभी तो ऑक्सीजन जुड़ा, ठीक है। तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ है, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला है, ठीक है। मैग्नीशियम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने में से निकाला है, 2 इलेक्ट्रॉन को, और तब जाके ऑक्सीजन में जुड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स में कमी हो गई, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं यहाँ पे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो ये क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पे हाइड्रोजन था, आयोडीन के साथ हाइड्रोजन बाहर निकल गया, है ना, तो क्या हो गया, उपचयन हो गया। क्या पढ़ी हमने परिभाषा में, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है, अपचयन। वो था उपचयन, दूसरा है रिडक्शन, अपचयन। तो इसमें क्या होता है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसका उल्टा, उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन में वृद्धि होगी। या फिर विद्युत धनात्मक तत्व जो है वो जुड़ेगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होगा, निकलेगा। या फिर उसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो रही थी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे अपचयन होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, कॉपर ऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर कॉपर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर में क्या था, +2 चार्ज था कॉपर में। तो मैंने अभी बताया प्लस चार्ज कब लगता है, जब वो अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा फिर न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यहाँ पे ये न्यूट्रल है ना कॉपर, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि हो गई, इसलिए ये अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉपर में से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल गया, रिड्यूस हो गया, तो इसलिए ये रिडक्शन अभिक्रिया है। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसमें क्या हुआ, अपचयन हो गया, हाइड्रोजन का जुड़ना भी। तो उसके बाद है रेडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों जिसमें होता है उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब अपचयन उपचयन जो जिसमें दोनों हो उसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा ये अपचयन होगा, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन एवं अपचयन दोनों एक साथ होती है, एक साथ, ठीक है, तो उन्हें हम कहेंगे रिडॉक्स, रिडॉक्स जो भी कहले उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं वो है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे आके मैग्नीशियम में +2 चार्ज लग गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई। जहां भी प्लस की तरफ बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होगी, माइनस की तरफ होगा अगर तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, +2 चार्ज हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस चार्ज बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में कमी हो गई, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब उपचयन हो गया। और हाइड्रोजन जो है इसमें से निकला, तो यहाँ सॉरी हाइड्रोजन में यहाँ पे ये न्यूट्रल हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये अपचयित हो गया, ठीक है।
तो उपचयन और अपचयन दोनों हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अभी हमने पढ़ा था ऊर्जा के आधार पे, प्रकाशीय, वैद्युत और एक कौन था, उष्मीय, 3 तरह के थे ना वियोजन जो था। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार किसके आधार पे दिया है, तापमान के आधार पे। ठीक है, तो पहला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, एक मिनट, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेथेन जो होता है प्राकृतिक गैस, ये मेथेन है। मेथेन गैस जब जलती है तो जलने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर वेपर बनता है, और उसके साथ ही उष्मा, गैस जलती है तो उसके साथ उष्मा निकलती है ना, एनर्जी। ठीक है, तो ये निकली बाहर, तो ये क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी। ये किसके साथ बन रहा है, उत्पाद के साथ। इधर वाले उत्पाद है ना जो मैंने बताया था कि ये जो तीर रहेगा इसके तरफ जो रहेगा वो उत्पाद होगा। ठीक है, दूसरा है उष्मा शोषी, जो इसके उल्टा होगा, उसमें किधर रहेगा उष्मा, दूसरी तरफ या फिर इसके ऊपर, मतलब कि उत्पाद के साथ नहीं बनेगा, उसमें उष्मा अलग से देनी पड़ेगी। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा, अब ऊर्जा कौन कौन सी, अभी हमने पढ़ा था वियोजन में, उष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नोट में जो है यहाँ पे मैंने दे रखा है, वियोजन अभिक्रियाएं जितनी होती हैं सब की सब उष्मा शोषी होती हैं, क्योंकि उनमें ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे हमने अभी पिछले पेज पे पढ़ा था ना कि कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए उष्मा देनी पड़ती है, ये उष्मीय वियोजन है, तो ये क्या हो गई, उष्मा शोषी हो गई, है ना। वैसे ही हाइड्रोजन को विद्युत धारा देनी पड़ती है, तो ये भी क्या हो गया, उष्मा शोषी। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड जो है सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होते हैं, तो ये भी क्या हो गया, उष्मा शोषी। उष्मा इन रूपों में भी हो सकती है, मतलब ऊर्जा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उष्मा के रूप में, विद्युत धारा के रूप में, प्रकाश के रूप में, किसी भी रूप में, ये एनर्जी के रूप में। ठीक है, जहां पे भी लगती हो तो उसको हम कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ठीक है, एंडोथर्मिक इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव होता है, उपचयन ऑक्सीडेशन का क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहला हमारा है कोरोशन, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। कोरोशन क्या होता है, संक्षारण, जब कोई धातु आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब हो गया नमी, ठीक है, वायु, पानी, अम्ल मतलब एसिड आदि के संपर्क में आती है, तो उसकी सतह पर न चाहते हुए भी कुछ पदार्थ जैसे कि ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, ये सब बन जाते हैं उसके ऊपर। जैसे अभी मैं बताती हूँ, तो उसको हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे के ऊपर जो जंग लगता है तो वो लोहे का ऑक्साइड होता है, ऊपर जो पपड़ी से जम जाता है ना, ना चाहते हुए भी ऊपर पपड़ी से जम जाता है। अवांछनीय मतलब जिसको हम नहीं चाहते वैसा पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तो लोहे पे जंग लग जाता है, या फिर चांदी का काला पड़ जाना, ठीक है, या फिर कॉपर या पीतल की सतह पर गहरे हरे रंग की परत बनना, ये सब संक्षारण के उदाहरण है। अब संक्षारण को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके बचाव के लिए, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले धातु की सतह पे पेंट कर देंगे। हम देखते हैं ना लोहे के सामान जो होते हैं उस पे पेंट कर देते हैं ताकि उस पे जंग न लगे, या फिर उस पे ग्रीस लगा देंगे। ग्रीस जो होता है वो तेल जैसा ही होता है ना, वैसलीन जैसे जो मशीनों में लगाया जाता है। जैसे देखते हो जो नट बोल्ट होते हैं वो उस पे जंग लग जाता है तो काफी टाइट हो जाता है, उस पे ग्रीस लगा देते हैं तो लूज हो जाता है, या फिर तेल लगा दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है मिश्र धातु अगर बना दिया जाए तो उस पे जंग नहीं लगेगा। जैसे लोहा और कार्बन दोनों मिलकर के स्टेनलेस स्टील बन जाते हैं, है ना। जो हम लोग बर्तन यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील का बर्तन, वो किससे बना होता है, लोहा और कार्बन से। अब याद रखना, इसमें पूछ सकते हैं क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में मेन मेटल कौन सा होता है, मुख्य धातु कौन सी होती है, लोहा होती है। ठीक है, या फिर तीसरा है जंगरोधी पदार्थ। जंगरोधी पदार्थ यूज करते हैं, मतलब जिससे जंग लगे ही नहीं, है ना। जैसे कि क्रोमियम, एल्युमिनियम, जिंक, उसकी परत ऊपर से चढ़ा दी जाए।
ऊपर से उसका लेप कर दिया जाए। इन सारे धातुओं पे क्रोमियम, एल्युमिनियम और जिंक, इन पे जंग नहीं लगता है, तो इसका परत जो है, जैसे लोहे पे जिंक की परत चढ़ा दी है तो जिंक ऊपर ऊपर रहेगा, ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो लोहे पे जंग नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे विकृत गंधिता क्या होती है। तो इसका मैंने दूसरा एक, विकृत गंधिता थोड़ा कम समझ में आता है, उसका मैंने दूसरा हिंदी लिख रखा है बासी होना, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो जब तेल और वसा, जो ऑयल और फैट होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है, उपचयित हो जाता है, तो वो विकृत गंधी हो जाते हैं, अजीब सी स्मेल आने लगती है उसमें से, और क्या होता है, उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, मान लो कि आपने सुबह दाल बनाई और अगले दिन तक उसको छोड़ दिया। ठीक है, वो दाल रखे रखे क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा। उपचयित हो जाएगा तो उसमें उसका क्या होगा, स्वाद भी बदल जाएगा, उसका स्मेल भी बदल जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। तो ये ज्यादातर जो होता है वो जिसमें ऑयल रहता है उसमें ज्यादा होता है, ऑयल जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो विकृत गंधिता रोकने के उपाय क्या होते हैं, क्या उपाय होता है। तो सबसे पहले तो हम सुन रहे हैं क्या कि वो उपचयित होता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो उपचयित होता है तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रतिऑक्सीकारक मिला देंगे। ठीक है, तैलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ, उपचयन रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिऑक्सीकारक, मतलब एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, उन्हें मिलाया जाता है ना, तो उन्हें मिला दें। या फिर दूसरा हम क्या करें भाई, उपचयन क्या कैसे होता है, जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तभी तो ऑक्सीकृत होता होगा। ठीक है, उपचयन होता होगा उसका, तो हम क्या करें, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी, मतलब एयर टाइट कंटेनर बर्तन में रख दें, ताकि उसमें ऑक्सीजन जाए ही नहीं और वो खराब ना हो। ठीक है, या फिर तीसरा क्या है, कुछ जो होते हैं उच्च वसीय खाद्य पदार्थ जिसमें बहुत ज्यादा फैट होता है, जैसे कि चिप्स होता है, उसको पैक करते समय क्या होता है, चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन जो है वो निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पे नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भरी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है नाइट्रोजन एकदम सक्रिय निष्क्रिय होती है, नाइट्रोजन भी सक्रिय होती है लेकिन ऑक्सीजन की तुलना में कम सक्रिय, कम रिएक्टिव होती है। तो नाइट्रोजन भर दिया जाता है ताकि चिप्स का उपचयन न हो, लेकिन उस पर भी डेट लिखा रहता है कि वो कितने दिन तक टिक सकता है। ठीक है, जब हम चिप्स की पैकेट खरीदते हैं तो उसमें कहते हैं ना, अरे इसमें तो चिप्स से ज्यादा तो हवा भरी हुई है। वो कोई हवा नहीं, नाइट्रोजन गैस होती है जो उसमें भरी जाती है ताकि चिप्स ज्यादा दिनों तक टिक सके। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स के मैंने नाम लिख रखे हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या है, BHT है, BHA है, विटामिन E है, विटामिन C है, और जो हम लोग तेजपत्ता सब्जी में यूज करते हैं वो भी एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अधिक अल्पकालिक आधार पर, मतलब थोड़े, बहुत ज्यादा समय नहीं, बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं, थोड़े दिनों तक चलने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जी, फल और मांस और तरल पदार्थों जैसे कि ताजे खाद्य पदार्थों को हम क्या करते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। इकट्ठा करने के लिए हम क्या करते हैं, हवा बंद पैकिंग, वैक्यूम पैकिंग जिसको बोलते हैं वो करते हैं। जब आप मॉल वगैरह में जाते होगे तो वहां पे देखे होगे कि जो सब्जियां होती हैं वो क्या की जाती हैं, एकदम से किसी पैकेट में रख करके, और उस पैकेट में से हवा एकदम निकाल ली जाती है और फिर उसको पैक किया जाता है। उससे क्या होता है, वो पूरा उस पर चिपका हुआ रहता है ना, तो वही होती है वैक्यूम पैकिंग। ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है सब्जी, मांस, मछली नहीं, मांस वगैरह और फल वगैरह को थोड़े दिनों तक टिके रखने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे दूसरे चैनल CN क्लासेस को जरूर सपोर्ट कीजिए जो कि इंग्लिश में होगा। इस पे मैं बस हिंदी में ही वीडियो डालूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।